नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने सिद्धार्थ बीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परिसंचरण तंत्र, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत छोटा सुनने में है, लेकिन इसकी जो व्याख्या करते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, जो सभी हमारे अंदर उपस्थित सभी तत्वों को ये यातायात, ये परिवहन करवाता है, ये सैर कराता है। ये किस तरीके से सैर कराता है वो पूरा हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये सुनने में छोटा है, लेकिन ये इसकी जब हम व्याख्या करते हैं तब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी बनाएं इसके ऊपर वीडियो तो कम से कम हमें चार घंटे हमें टाइम लेना पड़ेगा। और एक वीडियो में 4 घंटा देने के बाद में आप भी बोरिंग होंगे और मैं भी बोरिंग होऊंगा। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को एक वीडियो में ना कवर करते हुए 2 या 3 लेक्चर में हम इसे समाप्त कर देंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र है क्या, आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। प्रत्येक जीव के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और ये परिवहन करवाता है, ये यातायात करवाता है सभी तत्वों को। कौन कौन से तत्वों को, हम पहले लिखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। ये क्यों आवश्यक है भैया हमारे शरीर में, इसकी क्यों आवश्यकता है। परिवहन की किस किस चीज़ का परिवहन, ये ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाता है, प्लस न्यूट्रिशन का यानी पोषक तत्वों का करवाता है परिवहन, और ये उत्सर्जी पदार्थों का और ये क्या करवाता है, ये हार्मोन का स्थानांतरण करवाता है। हार्मोन का स्थानांतरण करवाता है। इसके कार्य तो यही है सिर्फ कि ये एक सिस्टम ऐसा है जो परिवहन करवाता है किस किस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पोषक पदार्थों का और उत्सर्जी पदार्थों का, और हार्मोन का स्थानांतरण करवाता है। ये यानी एक तत्व को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। एक ऐसा एक सिस्टम है, जैसे ना इंडिया में कोई भी रेलवे जा रही है, वो परिवहन करवाती है, वो लोगों को सैर कराती है, यातायात कराती है। उसी तरीके से प्रत्येक जीव में ये सिस्टम होता है, जो हमारे अंदर उपस्थित तत्वों का यातायात करने के लिए होता है। अब हम इसके जानते हैं भैया प्रकार इसके कितने हैं, इसके कितने प्रकार हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें कितने का। बाकी हम इसके देखेंगे प्रकार कितने हैं। इसके प्रकार कितने हैं, आखिर ये कितने प्रकार का है परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र है 2 प्रकार का, यहीं पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और क्या, ये परिसंचरण तंत्र है 2 प्रकार का। कौन कौन सा, खुला परिसंचरण तंत्र और दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और टाइप ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ये 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, और ये किन किन जीवों में पाए जाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये आखिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन जीवों में पाए जाते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र को हम पहले समझ लेते हैं क्या है, आखिर खुला परिसंचरण तंत्र है क्या। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं कि मान लो ये आपका हृदय है, ये है हृदय, और इस हृदय ने ब्लड को पंप कर दिया,
ब्लड को पंप कर दिया कहाँ, गुहा पे। कहाँ किया, गुहा पे, और गुहा से फिर ये ब्लड हमारे हृदय में चला गया, फिर ये रक्त हमारे हृदय में चला गया। अब ये इस खुले परिसंचरण तंत्र में जो हमारा हृदय, हार्ट ब्लड को पंप करता है वो सीधे गुहा में पंप करता है। अब ये गुहा क्या है, गुहा एक ऐसा स्थान है जहाँ मान लो खाली जगह, जहाँ पर खाली जगह या गड्ढा होता है वहाँ उसे हम गुहा कहेंगे। अब उसे गुहा कहेंगे, ये गुहा में किस जीव में पंप करता है, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन जीवों में होता है भैया, तो ये होता है आर्थ्रोपोडा के जीवों में, आर्थ्रोपोडा में, कीटों में, ये सब आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। कीटों में, मोलस्का में, इन सभी जीवों में इस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाएगा, परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अब इसमें ऐसा होता है कि हमारा ब्लड पंप हुआ, यानी इन जीवों का ब्लड पंप हुआ और सीधे गुहा में चला गया। गुहा के जाने के बाद वो सभी पार्ट आकर के वहाँ से अपना ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बंद में, अब बंद में ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें हृदय ने ब्लड को पंप कर दिया, या फिर ऐसा समझ लो ना कि पानी भरने के दो रास्ते हमारे पास हैं। मान लो हम हृदय हैं और हम एक तालाब या कुएं में पानी भर देते हैं, और आप लोग वो अंग हो या वो सिरिकाएँ हो या वाहिनियाँ हो, आप वहाँ से पानी को प्राप्त कर सकते हैं, भर लो पानी जितना मन हो। अब वहीं पर ये जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें क्या होता है, एक टंकी लगा दिया हमने, एक टंकी लगाने के बाद में घर घर पाइपों द्वारा पानी पहुंचा दिया जाता है, यानी हर एक वो पार्ट के पास में पानी, रक्त पहुंचा दिया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे, डाउट होगा कि क्या इसमें हृदय नहीं होता है, क्या इसमें धमनियाँ और सिराएँ नहीं होती हैं? होती हैं, सब कुछ होता। अब हम देख लेते हैं कि इनमें जो खुला परिसंचरण तंत्र है और बंद परिसंचरण तंत्र है, इसमें मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर हम इसके देखेंगे, और ये केशिकाओं के आधार पर मुख्य जो अंतर होंगे, केशिकाओं के आधार पर। केशिकाओं के आधार पर ये जो अंतर हैं, ये केशिकाओं के आधार पर अंतर दिए गए हैं। अब इसमें क्या है, खुले वाले में दाब कैसी होगी, जब इसमें छोटी छोटी केशिकाएं हैं ही नहीं, केवल धमनी, सिरा, बड़ी बड़ी जो वाहिनियां हैं, तब इसमें क्या होगा, तो ब्लड, तो क्या हृदय एकदम से पंप कर देगा, एकदम से जा भैया, नहीं, धीरे धीरे पंप करेगा। इसमें जो दाब होगी वो कम होगी, इसमें दाब कम होगी खुले वाले में, यानी जो कीट वगैरह होते हैं इनमें खुला परिसंचरण में दाब कम होगी, और वहीं पर बंद परिसंचरण तंत्र में दाब तेज होगी, अधिक होगी। और वहीं पर हम इधर देखें, केशिकाएं इनमें पाई ही नहीं जाती। केशिकाएं, अगर केशिकाएं होती तो हृदय जो है, हमारा हार्ट है जो इन कीटों का, आर्थ्रोपोडा के संघ के जीवों का, तो उसमें अगर जो केशिकाएं होती तो वो जो हार्ट है वो काफ़ी रफ्तार में ब्लड को पंप करता और उसकी दाब ज़्यादा होती। अब जब दाब कम है तो केशिकाएं हैं ही नहीं, इसीलिए दाब कम है, नहीं होती हैं, केशिकाएं नहीं होती हैं। वहीं पर अगर हम देखें बंद परिसंचरण तंत्र में, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पर छोटी छोटी जो केशिकाएं होती हैं अब यहाँ पर देखते हैं, जब इन जीवों का हार्ट पंप करता है, पंप करते समय जो हमारा हार्ट पंप करता है रुधिर को, रक्त को या ब्लड को, जो भी कहो आप, तब उसका दाब क्या होगा, तब उसका दाब इसमें तो कम होगा,
लेकिन जब यहाँ पर दाब होता है हृदय का, जो यहाँ पर देखते हैं ना दिल की धड़कन, यही पंपिंग करता है हृदय हमारे रुधिर को। तो जो वही पंपिंग कर रहा है, तो इसमें आप सुनते होंगे यहाँ पर किसी के सीने में कान लगाकर या कैसे भी महसूस करके, फील करके, थोड़ा इमेजिन करके, तो आपको एक आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी। वो आवाज़ है हृदय की, वो दिल की आवाज़ है, वो दिल बोल रहा है, एकदम से धक धक हो रहा है, वही है इसकी दाब। अब इसमें आवाज़ जब इतनी तेज़ी से हो रही है, तब दाब तो अधिक होगा ही, अधिक होता है। ठीक। अब यहाँ पर जब वापसी, जब हमारा ब्लड एक बार जा कर के हृदय से क्या दोबारा आते ना, आता है, दोबारा आता रहता है, हमारा ब्लड जाता है धमनियों द्वारा, आता है सिराओं द्वारा। दो ऐसी धमनियाँ सिराएँ हैं जो उल्टा चलती हैं, फुफ्फुसीय सिराएँ और फुफ्फुसीय धमनी ये विपरीत एक दूसरे के चलती हैं, यानी अपने नियम को छोड़कर वो जब उनमें फुफ्फुसीय लग जाता है, पल्मोनरी धमनी में जो है अशुद्ध रुधिर बहने लगता है, और जो पल्मोनरी सिराएँ हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहने लगता है। वो कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है। अब हम इसे देखते हैं, जब इनमें कीटों में, आर्थ्रोपोडा के संघ के जीवों में, जब हृदय वापस आता है, जब पंप करके सिराओं द्वारा जाता है और धमनियों द्वारा जाता है और सिराओं द्वारा वापस आता है, तब वापस आते समय इसका दाब क्या होगा? जब वापसी दाब इसका होगा वो भी कम होगा या धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और वहीं यहाँ पर जब वापसी दाब होगा तो शीघ्र से आएगा। यहाँ पर ब्लड एकदम से गया और दोबारा से एकदम से शीघ्र आता है हृदय में, और हृदय में पंप होने के बाद में एकदम से जाता है धमनियों द्वारा और एकदम से आ जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन हुआ खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम इन्हें जो है, इसका तो हमारा पूरा हो गया, इसके उसमें होंगे आर्थ्रोपोडा यानी कीट वगैरह, कीट मस्सा, कीट वगैरह जो कुछ भी हो, और यहाँ पर आ जाते हैं कार्डेटा, इसमें स्तनधारी आ गए, उभयचर आ गए, सरीसृप आ गए। ठीक है, इतना हमारा क्लासिफिकेशन इसका हो गया। अब हम देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार हैं। ये हमारा जो था किसकाओं के आधार पर था। अब जब हमारा क्लासिफिकेशन अगला होगा वो परिपथ के आधार पर होगा, आखिर किस जो है परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार का परिपथ होगा। और इसके 3 प्रकार हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे और वो किस तरह से कार्य करते हैं, तो हम अभी इसको क्लियर करेंगे। अब अगर हम देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के जो भाग होते हैं वो 3 भागों में बांट दिया गया है। आगे चल करके इसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में हुआ और इसके जो 3 संतानें हुई वो भी अपने अपने में हीरो हैं, वो भी अपना अपना खेल करती हैं और दिखाती हैं। जो है एकल परिसंचरण तंत्र और दूसरा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र और जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब ये क्या है, अब ये जो हीरो हैं इनके क्या कार्य हैं, अब इनके हम कार्य पहले देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं ये कैसा होता है, आखिर इसका हम जो है हृदय की स्ट्रक्चर देखें तो किस प्रकार दिखता है। तो हम इसमें देखते हैं एकल परिसंचरण तंत्र है तो ये द्विकक्षीय है। ये कितने इसी हृदय में कितने कक्षीय हृदय है, द्विकक्षीय हृदय है।
अब हृदय यहाँ से आप लिख सकते हैं, जगह कम है तो इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। एक आलिंद और एक निलय होता है। इसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। ये पाया किस में जाता है? मछलियों में। ये मछलियों में पाया जाता है जनाब। और जो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक ऐसा होता है हृदय, ये त्रिकक्षीय, ये त्रिकक्षी होगी। इसके हृदय में 3 कक्षाएं होंगी। 3 चैम्बर्स हार्ट, देखिए ये है 2 चैम्बर्ड हार्ट और ये है 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब इसमें 3 कक्षाएं हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि 2 आलिंद होंगे और एक क्या होगा? निलय होगा। 2 आलिंद, 2 आट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स, यानी निलय होंगे। एक निलय होगा, 2 आलिंद होंगे। इसका हम आगे भी चित्र के अनुसार भी देखेंगे एक एक करके, क्योंकि अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम इनका चित्र बनाकर समझा सकें। अब हम जब इसके बाद में करेंगे तो एक एक को हल करेंगे। अब इसमें क्या हम करेंगे? अब जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, अब ये पहले हम देखते हैं अपूर्ण दोहरा जो परिसंचरण तंत्र है, त्रिकक्षीय है, ये पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है सरीसृप में, सरीसृप में, उभयचर में। 4 कक्षी होता है, जिसका हृदय 4 कक्षाओं का होता है। एक अपवाद इसमें है, वो कौन है? क्रोकोडाइल, जिसे कहते हैं हिंदी में मगरमच्छ। एक अपवाद है जनाब, उसका नाम है मगरमच्छ। आखिर मगरमच्छ में कितनी कक्षाएं होते हैं? इसमें इसके हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, जैसे मनुष्य में होती हैं। एक ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब हम यहाँ है ये सरीसृप, उभयचर नहीं, ये सरीसृप है ये सरीसृप, लेकिन इसमें जो है हृदय में 4 कक्षाएं पाएंगी, 4 कक्षाएं पाई जाएंगी। यहीं पर अगर हम दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें कितनी होती हैं कक्षाएं? इसमें कितनी कक्षाएं होती हैं? 4 कक्षाएं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ये कितने चैम्बर्ड? इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब इसमें 4 कक्षाएं होंगी तो क्या होगा? अब इसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं तो शॉर्टे में लिखेंगे। चार कक्षी होता है, इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होंगे। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होंगे। अब इसका उदाहरण क्या होगा हमारे पास? कार्डेटा, यानी हम खुद हैं इसका उदाहरण। स्तनधारी, स्तनधारी और कार्डेटा जो हम लोग हैं, हमारे जैसे हमारे हृदय में है तो 4 कक्षाएं हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट हम लोगों का होता है। अब हमने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया, इसके उदाहरण भी देख लिए, ये कितने कक्षाओं का होता है। अब इतना तो हमने देख लिया। अब ये सब करने के बाद में अब हम एक एक को डिटेल से समझेंगे और हृदय का चित्र बनाकर समझेंगे।
अब हमें एकल परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हमें एक चित्र बनाना होगा जनाब। अब हम चित्र को बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा एक आलिंद और एक निलय हो गया। मान लो ऐसा है हृदय, मछली का हृदय मान लो हमने बना दिया। हमने एक मछली का हृदय बना दिया। यहाँ पर तो कपाट लगे होंगे, ठीक है, कपाट नहीं हम लगाएंगे फिलहाल में। अब यहाँ से ये एक पाइप हो गई और ये क्या है, आलिंद है, और ये क्या है हमारा निलय है। अब यहाँ से आलिंद में कैसा रुधिर आता है, आलिंद में जो आता है ब्लड वो हमारा कहता है कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी विऑक्सीकृत। विऑक्सीकृत आएगा और वो यहाँ से आकर के प्रवेश करेगा, वो यहाँ पर आकर के प्रवेश करेगा। इस तरीके से प्रवेश करता है, यहाँ पर निलय में जाएगा और निलय से जो ब्लड निकलेगा उसके बाद में जब यहाँ से निलय में जब जाएगा ब्लड तब भी जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आया था तो जाएगा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर गया मान लो, इधर गया। अब ये जब फिश में जाता है तो आपने फिश में जो पढ़ा होगा शोषण, और मैंने वो चैप्टर भी करा रखा है। जो फिश में होता है शोषण वो उनके गिल्स के द्वारा होता है, उनके गलफड़ों द्वारा होता है शोषण। जो मछलियाँ करती हैं वो अपने गलफड़ों द्वारा शोषण करती हैं। अब जो शोषण करती हैं गलफड़ों द्वारा, तो ये रुधिर कहाँ जाएगा, ये रुधिर कहाँ जाएगा, ये रुधिर जाएगा गिल्स में। कहाँ जाएगा, मान लो ये गिल्स में गया रुधिर। अब गिल्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन इससे दे दिया, और ये जो रुधिर है, अब ये रुधिर पूरे बॉडी में होते हुए यहाँ तक आया और यहाँ से पूरी बॉडी में होते हुए फिर जो है यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ पर चला गया और यहाँ से हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम कैसे दिखाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो विऑक्सीकृत होता है जो हमारा रुधिर, उसे हम नीले से दिखाते हैं। उसे यही काम मैंने किया है, नीले से दिखाया है। तो ये जो रक्त को यहाँ से चेंजिंग हुआ और चेंज होकर के यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यही होता है एकल परिसंचरण तंत्र में। इसमें सिर्फ दो कक्षाएं होती हैं, एक निलय एक हृदय। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और जब दो कक्षाएं हैं तो वहाँ से जाएगा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी विऑक्सीकृत ब्लड जाएगा भी। अब जो जाएगा उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा, फिर गलफड़ों में जाएगा। गलफड़ों में जाने के बाद में इसका परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन इसे मिल जाती है, यहाँ पर इसे ऑक्सीजन मिल जाती है और ये पूरी बॉडी में जाने लगता है। अब पूरी बॉडी में भ्रमण करते हुए फिर से हृदय में अपना मुंह नीचे लटकाकर आता है कि भैया अब हमारा भी प्रवेश करा दो। यहाँ से प्रवेश कराता है, हृदय होता है गुस्सा, और हृदय यहाँ से इसका जो है चेंजिंग नहीं करता है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं देता है और इसको सीधे भेज देता है कहाँ, गिल्स के पास में, गलफड़ों के पास में। अब गलफड़े क्या करते हैं, इसका गिल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन इसे दे देते हैं। ऑक्सीजन देने के बाद में ये फिर जो है ब्लड हमारा, ये जो इन जीवों का, मछलियों का या कोई भी जिसमें दो कक्षाएं होती हैं, अब ये ब्लड पूरे शरीर में भ्रमित करते हुए, पूरे शरीर में जाते हुए, सब कुछ करते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए फिर से हृदय के पास आता है। यही इसमें चलता रहता है परिसंचरण तंत्र। इसे हम कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। इसका उदाहरण तो हमने लिखवाया था मछलियों में। लेकिन एक मछली है अपवाद, एक मछली यहाँ पर डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन होते हैं, इसमें एकल परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, नॉट एकल परिसंचरण तंत्र। इसमें होता है ये जो स्तनधारी है तो इसमें होगा दोहरा
इसमें होगा दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें 4 कक्षाएं होंगी, इसका दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा। अब मैंने इसको तो क्लियर कर दिया, अब हम जो है अपूर्ण दोहरे वाले को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब हम अपूर्ण वाले को अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद में हम जो है दोहरे वाले परिसंचरण तंत्र को, जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे हम समझेंगे। अब हम दोहरे वाले को जो है अपूर्ण दोहरे वाले को समझते हैं। अब हम देखते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब हम इसे देखेंगे तो इसका जब हम चित्र बनाएंगे तो हमारे पास कुछ चित्र बनकर इस प्रकार से आएगा। इसमें क्योंकि 2 आलिंद थे, इसमें जब 2 आलिंद हैं, ये 2 आलिंद रहे आपके, ये जो आलिंद रहे और ये रहा निलय, ये भी आलिंद है। अब जो इसके पास 2 आलिंद हैं और एक निलय है, अब एक आलिंद में आएगा कैसा रुधिर? विऑक्सीकृत। और एक में आएगा ऑक्सीकृत। एक में आएगा विऑक्सीकृत और एक में आएगा ऑक्सीकृत। अब ये रुधिर भैया आया तो कहाँ से आया? ये जो रुधिर है ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन थी, ये रुधिर कहाँ से आया? ये आया गलफड़ों से। कहाँ से आया? गलफड़ों से, लंग्स से, लंग्स से यानी गलफड़ों से आएगा। फेफड़ों से आया भाई। हृदय कहाँ से आया? लंग्स से यानी फेफड़ों से। जो शुद्ध रुधिर था वो फेफड़ों से आया, और जो विऑक्सीकृत रुधिर था यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आया? ये आया हमारी शरीर से। ये शरीर से आ करके ये इधर से आया ब्लड, कौन सा? ये ऐसा ब्लड आया, और ये ब्लड कैसा आया? ऐसा। अब दोनों एक में मिक्स हो गए। अब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? मिक्स वाले। अब निकलेंगे तो मिक्स आएंगे। अब यहाँ पर मिक्स ब्लड पंप किया। हृदय ने कैसा ब्लड पंप किया? मिक्स ब्लड पंप कर दिया यहाँ से। अब मिक्स ब्लड यहाँ से पंप हुआ और जो है फिर से अपना कार्य करने लगा। जो इसे करना है वो करने लगा, बॉडी में जा करके, जो लंग्स में जा करके, और लंग्स से जा करके वो हृदय में आएगा। हृदय में उधर से बॉडी का आएगा, जो भी था शरीर का आएगा, और मिक्स होकर के फिर से निकल जाएंगे। ऐसा होता रहेगा यहाँ पर। इसमें से कुछ वाहिकाएं गई होंगी जो है लंग्स को, हमारे फेफड़ों को, और फेफड़ों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा, फिर यहाँ पर भेज देगा। इसमें इस प्रकार चलता रहेगा। और ये किस में होता है? लोमड़ी में। लोमड़ी में ऐसा होगा। लोमड़ी में त्रिकक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और एक निलय होता है। एक आलिंद में जो लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा आता है ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी ऑक्सीकृत आता है। और जो आता है हमारे शरीर से, वो जो रुधिर आएगा वो विऑक्सीकृत आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा। और दोनों रक्त आने के बाद में यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स ब्लड फिर यहाँ से पंप होंगे। अब यहाँ पर पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, CBSE एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में, या कोई भी आपका 12th ले लो या 11th ले लो, उसमें पूछ सकता है कि लोमड़ी में जब लोमड़ी के हृदय में जब जो रुधिर पंप होता है वो कैसा रुधिर पंप होता है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए होंगे,
ऑक्सीकृत व्याक्सीकृत जो है मिश्रित रुधिर, हिंदी में पूछेगा तो मिश्रित रुधिर, अगर इंग्लिश में पूछेगा तो मिक्सचर ब्लड, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो वहाँ पर जो है मिक्स वाला होगा, वही आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोहरा परिसंचरण की तरफ। अब हमारे पास बचता है एक परिसंचरण तंत्र, जो था लास्ट का दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा वो बचता है उसको हम इस वीडियो में, एक हम आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाले थे कि मैंने खोला है टेलीग्राम चैनल, और जो मैंने यहाँ पर जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है उसका लिखाया नोट्स आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है अपनी एक नोट्स बुक पर यानी कॉपी पर, और मैंने उस पर अपने हाथों से लिखा है अच्छे अच्छे सजाकर, ताकि और उसमें ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ऐसे उसके मैंने जो है सीरीज बनाई है। वहाँ पर आप जितना मैंने यहाँ पर पढ़ाया 0 लेवल से लेकर के अब तक, वीडियो के शुरू से लेकर अब तक एकदम 0 लेवल से जितना भी पढ़ाया उसका लिखाया नोट्स आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आराम से लिख सकते हैं। उसकी मैं फ़ोटो सिर्फ अपलोड करके डालता हूँ, वहाँ पर अपलोड करता हूँ और आप वहाँ से इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र की। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? अब दोहरा परिसंचरण तंत्र, देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है। अब इसकी कुछ जो प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेस कुछ लंबी होती है, अलग होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर हम इसका सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, ऐसे से एक जो है हृदय बनाएंगे और जो ऐसे करके चैम्बर बनाया तो हमारा बन गया हृदय। अगर हम चैम्बर बनाना चाहें तो हमारा हृदय बन गया। चैम्बर बनाने के लिए अलग इतना सुंदर नहीं बना है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया इसे। अगर बनाता तो अच्छा बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। हम अगली वीडियो लाएंगे, उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र, उसको पढ़ने के लिए हमें, जब हम दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो हमें उसमें अपने जो है हार्ट के बारे में और धमनी सिराओं के अंतर, जो मैंने धमनी सिराओं के अंतर लिखे हैं, इतने अच्छे से लिखे हैं अपने कॉपी पर, वो मैं अपलोड भी कर दूंगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। और मैं एक वीडियो में सिर्फ मैं एक वीडियो में इतना ही करने आऊँगा, सिर्फ धमनी और सिरा का अंतर बता कर जाऊँगा, एक निचोड़ देकर जाऊँगा धमनी और सिरा का अंतर। तो एक वीडियो में सिर्फ हमारा लेक्चर नंबर मान लो 3 होगा या 2 मान लो, लेक्चर नंबर हमारा 2 होगा, यानी पार्ट 2 होगा उस वीडियो का। और उस वीडियो में सिर्फ धमनी और सिरा का अंतर होगा, और वो अंतर इतने डिटेल से, इतने मतलब कुछ मत पूछो कि इतना अच्छा उसमें लिखा हुआ है धमनी और सिरा का अंतर। आप एक बार सिर्फ वो वीडियो देख लेना। मैं तो कहता हूँ बस आज छोड़ करके उस वीडियो को आप कल देखना, मैं उस वीडियो को कल अपलोड करूँगा। आप वो वीडियो देखना जिसमें धमनी और सिरा का अंतर होगा, और लेक्चर नंबर 2 या फिर पार्ट नंबर 2 होगा, जैसा मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सिर्फ धमनी और सिरा का अंतर कर देंगे, उसके बाद में दोहरा परिसंचरण तंत्र, और उसके बाद में हृदय, और हृदय के बाद में जो रुधिर चलेगा लगभग रुधिर हमारा 5-6 लेक्चर में समाप्त होगा, क्योंकि रुधिर के अंदर रुधिर स्पंदन, जो भी रुधिर का बहुत प्लेटलेट्स, और जो हमारा हो गया प्लाज्मा, ये सभी चीज़ें उसमें होंगी। जैसे एक वीडियो में प्लाज्मा, एक वीडियो में प्लेटलेट्स, ऐसे हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें डिटेल से थोड़ा पढ़ना है। और क्योंकि चीज़ों को सिर्फ शब्द सुनकर नहीं पहचान सकते, किसी चीज़ का हम शब्द सुनकर नहीं पहचान सकते कि मैंने कह दिया कि वहाँ पर
एक जो है एक अमरूद का पेड़ है या फिर एक आम का पेड़ है, तो हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे कौन सा आम का पेड़ है जब तक हम उसकी परिभाषा नहीं जानेंगे कि उसका आकार क्या है, उसकी जो है कहाँ स्थिति है और कितना जो है उम्र का है, एज है। जब तक हम ये सब नहीं जानेंगे तब तक हम उसको कैसे पहचान पाएंगे। मान लो कोई बहुत बड़ी बाग है, आम की बाग है, आपसे कह दिया जाए कि उस बाग में एक आम का पेड़ है, आप उस आम से थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लाओ या फिर आम तोड़ लाओ या फिर आम के पत्ते तोड़ लाओ, तो फिर आपको वो पेड़ कैसे नज़दीक दिखाएगा, आपको वो पेड़ कैसे पहचान पाओगे उस पेड़ को। तो जब तक कोई व्यक्ति आपको उस पेड़ के बारे में नहीं बताएगा कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, खूबसूरत है या गोल है एकदम से, क्या एकदम टहनी नीचे है या टहनी एकदम ऊपर है, जब तक कुछ नहीं बताएगा तब तक आप कैसे पहचान पाओगे। आप कैसे उसे पहचान पाओगे कि वो वही पेड़ है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप उसी पेड़ से आम लेकर आओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी शब्द को सुनकर किसी चीज़ को नहीं पहचान सकते, उसके लिए आपको उस पर पीएचडी करना पड़ेगा, आपको उसे जो है उसकी सब कुछ जानना पड़ेगा, क्या है उसके बारे में, क्या कार्य हैं, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी जो है प्रयोग हैं और हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हैं। ये सभी चीज़ें हम वहाँ पर जब जानेंगे तब हम उसे अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि हमें कोई बता तो देता है, कोई अच्छी तरीके से बता दिया, अब हमें 2-3 दिन तो याद रहेगी हाँ कि वो चीज़ है। जब तक हम उस पर पीएचडी नहीं करेंगे, जब तक उसको हम डेली लाइफ में यूज में नहीं लाएंगे, तब तक हम उस चीज़ को रट ही नहीं सकते। रटना केवल सिर्फ एक कला है कि हाँ रट लो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उस पर पीएचडी नहीं करोगे, जब तक उसको, मैं तो कहता हूँ साइंस एक ऐसी विषय है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपको जब उस पर एक्सपेरिमेंट आप करने लगोगे तब वो चीज़ अपने आप उसे आने लगे। फिजिक्स है, फिजिक्स के मैंने एक नहीं 4-4 5-5 एक्सपेरिमेंट करके जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले लेसन से पता नहीं कितने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए वीडियो। धारावाहिक परिनालिका हो गई और जो कुंडली, धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये सभी कितने कहाँ तक ध्यान रखेंगे हम उसे। तो वो सभी वीडियो हैं। मेरे कहने का मतलब है आप जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हार्मोनल सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, वो मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं कि जिसमें मैंने फेस नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। आप समझ सकते हैं, ये सब है ये मेरे पास नहीं था। मैं धन से तो ज़रूर गरीब हूँ लेकिन मन से गरीब नहीं हूँ। जो आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, वो कमेंट मैं पढ़ करके आप लोगों का सलूशन लाऊंगा। आप लोग जो मांगेंगे, यानी जो भी आप जिसकी आपको नीड होगी, मैं आपको पहुंचाऊंगा, जितनी मैं कोशिश कर सकूंगा आपके पास। इसी ऐप मतलब चैनल पर पहुंचाई जाएगी आपके पास में। आप बस निश्चिंत रहिए, आप बस कमेंट कर दीजिए। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, लेकिन आप जैसे ही शॉर्ट वो सामने आती है, जैसे ही कुछ दिखने लगता है उसमें, आप तुरंत क्लिक करते हैं लाइक और लेफ्ट बटन पर। लेकिन ये जो वीडियो एजुकेशनल वीडियो होती हैं इसे लोग कम लाइक करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान एकदम स्टडी की फोकस पे होता है। लेकिन जब आपका वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है तब तो आपको लाइक कर देना चाहिए, या शुरू में ही कर देना। आपका क्या जाता है, आप बताइए क्या आपका जाता है उसको लाइक करने में। तो मैं कुछ नहीं कहता कहने के लिए गलत है या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूं। और आपके पास जो जाएगी वीडियो, तो आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको कुछ तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये जीव विज्ञान की है भाई, अपने बारे में है। ये कोई सब्जेक्ट न मानो इसे, जीव विज्ञान को, ये जियोलॉजी को कोई सब्जेक्ट मत मानो, क्योंकि ये प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है अपने शरीर के बारे में। मैंने ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि जो न्यूट्रोफिल क्या होती है, जो हमारे जो घाव हो जाते हैं वो किस कारण होते हैं। ये ऐसी वीडियो मतलब कि डेली लाइफ में, यार मैं क्या बताऊँ आपको, आप उस वीडियो को देख कर कि आप भी थोड़ा मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी इसका जो है प्रयोग करेंगे डेली लाइफ में, जो भी मेरे होगी वो भी मैं करूँगा। तो आपसे
मेरा सिर्फ यही निवेदन है, आप जो कुछ चाहो तो इसमें वीडियो के लास्ट में भी कमेंट मार दो, मैं उस वीडियो का सलूशन लेकर के आऊँगा। तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।